परछाई एपिसोड 150। अब आगे युवराज कहता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, चाहे तुम पूरी जिंदगी यहीं पड़ी रहो। युवराज की बात सुनकर सुहानी फिर से वहीं लेटकर युवराज से कहती है, ठीक है फिर, गुड नाइट। ये कहकर सुहानी अपनी आंखें बंद कर लेती है और युवराज वहीं बैठे गुस्से से उसे घूरने लगता है। जब सुहानी इस पर कोई रिएक्शन नहीं देती तो युवराज इरिटेट होकर अपने रूम के अंदर चला जाता है। युवराज के अंदर जाने के बाद सुहानी धीरे से अपनी आंखें खोलकर युवराज के रूम के दरवाजे को देखते हुए कहती है, युवराज सर, अंदर तो मैं जाऊंगी और आप ही मुझे अंदर लेकर जाएंगे। ये कहकर सुहानी फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर युवराज परेशान होकर अपने कमरे में इधर से उधर चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सुहानी को कैसे हैंडल करे। सुहानी की जगह कोई और होता तो युवराज एक सेकंड में ये मैटर सॉल्व कर चुका होता, लेकिन युवराज सुहानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। युवराज अब समझ गया था कि जब तक वो सुहानी को अपने रूम में नहीं आने देगा वो बाहर ही रहेगी। शिमला में इस समय ठंड का मौसम था और किसी भी इंसान के लिए इस समय इस तरह ज़मीन पर सोना हार्मफुल हो सकता था, इसलिए युवराज को सुहानी की और भी ज़्यादा चिंता हो रही थी। कुछ देर इसी तरह बेचैनी से चलने के बाद युवराज के कदम रुक जाते हैं और वो अपने रूम की दीवारों को देखने लगता है। उसके रूम की दीवारें सुहानी और युवराज के मॉम डैड की तस्वीरों से भरी हुई थी। युवराज ने उन सब को खुद से दूर तो कर दिया था, लेकिन वो उन्हें बहुत मिस करता था। युवराज फौरन सुहानी की सारी तस्वीरें उस दीवार से हटाकर कबर्ड में रख देता है और फिर से अपने रूम से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि सुहानी सो रही है। युवराज सुहानी को देखते हुए कहता है, उठो, लेकिन सुहानी कुछ रिएक्ट नहीं करती। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रही है। सुहानी का जवाब न मिलने पर युवराज झुककर उसे हाथ लगाते हुए कहता है, सुहानी उठो, अंदर आ जाओ। सुहानी फिर से युवराज की बात का कोई जवाब नहीं देती। जब युवराज की कई बार आवाज़ लगाने पर भी सुहानी नहीं उठती तो युवराज इरिटेट होकर सुहानी की तरफ झुककर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अपने रूम के अंदर ले आता है। युवराज सुहानी को अपने बेड के पास लाकर उसे धीरे से बेड पर लेटा देता है और सुहानी के मासूम चेहरे को बड़े गौर से देखने लगता है। आज 3 साल बाद युवराज सुहानी को इस तरह से देख पा रहा था। कुछ देर सुहानी को इसी तरह देखने के बाद युवराज बेड के दूसरी तरफ जाते हुए कहता है, अपनी एक्टिंग बंद करो, मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो। युवराज के ऐसा कहने और सुहानी के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है, लेकिन वो इस बार भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। युवराज बेड के दूसरी तरफ से एक पिलो और एक ब्लैंकेट लेकर काउच पर सो जाता है। रात के 2 बज रहे थे। विवेक आराम से अपने रूम में सो रहा था। तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। विवेक खुद से कहता है, इस वक्त सभी अपने रूम में सो रहे होंगे, यही सही वक्त है। ये कहकर विवेक अपने बेड से उठकर अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। युवराज के पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसे विवेक ने बड़ी अच्छी तरह से देख लिया था। विवेक उन सारे कैमरे से बड़ी चालाकी से बचते हुए बंगले से बाहर आ जाता है और सारे गार्ड्स की नज़रों से बचते हुए बाउंड्री वाल से कूदकर घर से बाहर चला जाता है। सुहानी के घर से कुछ ही दूर राठौर मैंशन था। ये सिद्धार्थ के डैड विक्रांत राठौर का आलीशान घर है। युवराज के घर की तरह इस घर के में भी हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात है। उस घर के अंदर सभी कमरे की लाइट्स ऑफ थी, सिवाय एक कमरे के। उस कमरे की हालत बहुत खराब थी। वहाँ के सारे सामान इधर उधर टूटकर बिखरे हुए थे। उस रूम की टीवी ऑन थी, जिसमें एक न्यूज़ चैनल चल रहा था। उस न्यूज़ चैनल में अभी भी युवराज और सुहानी की शादी के वीडियो चल रहे थे। टीवी के सामने लगभग 30 साल का एक आदमी हाथ में शराब की बोतल लिए बैठा था। उसे देखकर समझ आ रहा था कि उसने इस वक्त काफ़ी शराब पी रखी है, लेकिन उसे नशा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। वो आदमी गुस्से से टीवी को ही देख रहा था। उस टीवी में वो सीन चल रहा था जिसमें युवराज सुहानी की मांग में सिंदूर लगा रहा था। ये देखते ही वो आदमी अपने हाथ में रखी शराब की बोतल उस टीवी तरफ फेंक देता है। उसके ऐसा करने पर टीवी नीचे गिर जाता है, लेकिन अभी भी उसमें वो वीडियो प्ले हो रहा था। वो आदमी और कोई नहीं, विक्रांत राठौर का बड़ा बेटा और सिद्धार्थ का बड़ा भाई विक्रम राठौर था। वो गुस्से से उस टीवी को देखते हुए कहता है, युवराज दीवान, तू हर बार मेरे रास्ते में आ जाता है। मुझे लगा था कि अब तुम दोनों अलग हो चुके हो और अब मैं सुहानी को आसानी से हासिल कर सकता हूँ, लेकिन एक बार फिर से तूने उसे मुझसे छीन लिया। लेकिन इस बार मैं इतनी आसानी से सुहानी को जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अब बात कुछ और है।
ये कहते हुए विक्रम के दिमाग में उस रात विशिंग वेल के अंदर का इंसिडेंट चलने लगता है, जब पद्मिनी घायल होकर युवराज की गोद में पड़ी थी और उससे कुछ कह रही थी। उस वक्त को याद करते हुए विक्रम आगे कहता है, अच्छा हुआ उस रात पद्मिनी युवराज को सुहानी के बारे के कुछ बता नहीं पाई। लेकिन पद्मिनी का शरीर अभी भी युवराज के पास है, मुझे किसी भी तरह से सुहानी को पद्मिनी तक पहुंचने से रोकना होगा। वैसे मेरा ये काम खुद युवराज करेगा। बेवकूफ़ इंसान, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसने 3 साल सुहानी से दूर रहकर अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। पर कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गया हूं तो। ये कहते हुए विक्रम हंसने लगता है। सुबह के 5 बजे थे। विवेक उसी बाउंड्री वॉल से खुदकर वापस युवराज के घर के अंदर आ जाता और सबकी नज़रों से बचते हुए अपने रूम में जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद युवराज की नींद खुलती है। आंखें खोलते ही युवराज की नज़र अपने बेड पर जाती है, लेकिन वहां सुहानी नहीं होती। सुहानी को बेड पर ना पाकर युवराज हड़बड़ा कर उठ जाता है और उसे अपने रूम और वॉशरूम में ढूंढने लगता है, लेकिन सुहानी युवराज को कहीं भी दिखाई नहीं देती। युवराज फौरन रॉबिन को कॉल करता है। कॉल उठाते ही रॉबिन कहता है, सर, सुहानी मैडम बाहर रनिंग के लिए आई है, मैं उनके पीछे ही जा रहा हूँ। रॉबिन की बात सुनकर युवराज एक चैन की सांस लेता है और फोन साइड में रखकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। युवराज के अंदर जाते ही उसके फोन में फिर से रॉबिन का कॉल आने लगता है, लेकिन वॉशरूम में होने की वजह से युवराज कॉल नहीं उठा पाता। रॉबिन एक के बाद एक लगातार युवराज को कई कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल आंसर नहीं होता। इधर सुहानी रनिंग करते हुए उस पुराने रोड में आ जाती है। सुहानी पुराने रोड पर आकर रुक जाती है और विशिंग वेल की तरफ देखने लगती है। कल हुए मर्डर्स की वजह से अब वो पूरा एरिया पुलिस ने सीज कर लिया था। सुहानी विशिंग वेल को ही देख रही थी, तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, वो पत्थर यहाँ नहीं है। वो आवाज़ सुनकर सुहानी पीछे मुड़ती है, वहाँ अर्नव खड़ा था। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, अर्नव सर, क्या आपने अच्छे से चेक किया है? अर्नव कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हाँ सुहानी, मैंने कई बार चेक किया है। जिस तरह के पत्थर का तुम जिक्र कर रही हो वो अब यहाँ नहीं है। मुझे लगता है शायद उसे किसी ने यहाँ से हटा दिया होगा। अर्नव के ऐसा कहने पर सुहानी के चेहरे पर परेशानी के भाव आने लगते हैं। ये देखकर अर्नव कहता है, सुहानी, क्या बात है, तुम उस एक पत्थर के पीछे इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ऐसा क्या है उस पत्थर में? सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, अर्नव सर, अभी मैं कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती, लेकिन उसमें ज़रूर हमारे कुछ सवालों के जवाब हैं। अर्नव विशिंग वेल की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक गॉड, आज यहाँ किसी की मौत नहीं हुई। सुहानी भी उस विशिंग वेल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, हाँ अर्नव सर, आज तो यहाँ कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन अगर मेरा अंदाज़ा सही हुआ तो अगली मौत परसों रात को होगी। अर्नव के दिमाग में एक सवाल आता है और वो जैसे ही सुहानी से वो सवाल करने वाला होता है, तभी वहाँ एक ब्लैक कार आकर रुक जाती है। उस कार के वहाँ आने पर सुहानी और अर्नव का ध्यान उस कार की तरफ चला जाता है। उस कार से युवराज बाहर निकलता है और वो तेजी से सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है। युवराज सुहानी के पास आकर गुस्से में उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ नहीं आओगी। सुहानी भी उसी अंदाज में जमीन पर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, युवराज सर, वहाँ से आपकी प्रॉपर्टी शुरू होती है और मैं इस वक्त रोड पर हूँ, तो फिर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? युवराज के पास सुहानी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो अर्नव की तरफ देखते हुए कहता है, तुम इस वक्त S.P. सिंह के साथ यहाँ क्या कर रही हो? इस सवाल का जवाब देते हुए अर्नव कहता है, क्यों मी? युवराज, सुबह रनिंग के लिए सिर्फ आप ही बाहर जा सकते हैं, हम नहीं। हम बस रनिंग के लिए बाहर आए थे और इत्तेफाक से यहाँ मिल गए। युवराज अर्नव को घूरते हुए कहता है, आजकल आप दोनों के साथ कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक नहीं हो रहे हैं। अर्नव सख्त लहजे में कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? युवराज एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहता है, आप अच्छे से समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आपको शहर के दूसरे प्रॉब्लम्स पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपको सुहानी की प्रॉब्लम से फुर्सत ही नहीं है। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी गुस्से से युवराज से कहती है, हाँ युवराज सर, अर्नव सर को मेरी प्रॉब्लम से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें मेरी फिक्र है। वो अच्छे से जानते हैं कि यहाँ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे हस्बैंड की तरह नहीं कि जब मन किया मुझे अपनी लाइफ से निकालकर बाहर फेंक दिया। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज सुहानी से अपनी नज़रें फेर लेता है। ये देखकर सुहानी वहाँ से चली जाती है। सुहानी की ये बात फिर से युवराज के दिल पर लगती है।
वो अच्छे से जानता था कि अर्नव ने पिछले 3 सालों में सुहानी की बहुत मदद की है और इस वजह से वो अर्नव के लिए काफ़ी थैंकफुल भी था। लेकिन अर्नव अब जिस चीज़ के लिए सुहानी की मदद कर रहा था वो युवराज को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। युवराज को लग रहा था कि ये सब खुद अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। युवराज किसी भी तरह से उन्हें रोकना चाहता था, चाहे इसके लिए युवराज को किसी को तकलीफ ही क्यों ना पहुंचना पड़े। सुहानी के जाने के बाद अर्नव भी वहां से जाने लगता है। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था, तभी उसे पीछे से युवराज की आवाज़ सुनाई देती है, S.P. सिंह। युवराज की आवाज़ सुनकर अर्नव अपनी जगह पर रुककर पीछे मुड़ता है। युवराज अर्नव के पास जाकर गुस्से में कहता है, बंद करो ये सब। अर्नव कहता है, क्या मतलब? अर्नव युवराज के कहने का मतलब अच्छे से समझ रहा था, लेकिन फिर भी वो युवराज के सामने अनजान बनने का दिखावा कर रहा था। युवराज अर्नव की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे सीनियर ऑफिसर्स जानते हैं कि तुम आउट ऑफ द वे जाकर किसी लड़की की इस तरह से मदद कर रहे हो? अर्नव युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, वो बस युवराज की आंखों में देखते हुए उसे समझने की कोशिश कर रहा था। युवराज आगे कहता है, तुम सब कुछ जानते हुए अपने साथ कुछ लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हो। अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो। युवराज इतना ही कह पाया था कि अर्नव उसकी बात को काटते हुए कहता है, तो क्या मी? युवराज अर्नव के चेहरे के बिल्कुल सामने आकर गुस्से में कहता है, तो फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। अर्नव भी युवराज की आंखों में बेखौफ होकर देखते कहता है, जो कर सकते हो कर लो, मैं तुमसे नहीं डरता। युवराज एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, लेकिन अब डरोगे? ये कहते हुए युवराज की आंखें लाल होने लगती है। युवराज अर्नव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन अब उसके पास अर्नव को रोकने का और कोई रास्ता नहीं बचा था। युवराज जानता था कि जब तक सुहानी के साथ अर्नव का सपोर्ट रहेगा, उसके लिए सुहानी को हैंडल करना मुश्किल होता जाएगा। अर्नव भी युवराज की आंखों को देखकर बिल्कुल नहीं डरता, वो उसी तरह युवराज को देखते हुए कहता है, कोशिश करके देख लो। युवराज कहता है, मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। युवराज के ऐसा कहते ही अर्नव के पीछे से एक सख्त आवाज़ आती है, सोचना भी मत। ये आवाज़ सुनते ही अर्नव के दिल की धड़कन जैसे रुक सी जाती है, वो उस आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानता था। अब युवराज के चेहरे का गुस्सा भी बिल्कुल गायब हो जाता है। अर्नव फौरन पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ समायरा खड़ी थी। अर्नव आज पूरे 3 साल बाद समायरा को देख रहा था, उसकी नज़रें समायरा से हटी नहीं रही थी। समायरा एक नज़र अर्नव को देखती है और फिर युवराज को गुस्से से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। समायरा युवराज को घूरते हुए कहती है, अगर अपनी ताकत आजमाने का इतना ही शौक है तो अब कोशिश करो। युवराज इस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन के समायरा को ही देख रहा था। युवराज को खामोश देखकर समायरा आगे कहती है, क्या हुआ? डर गए? ये सुनकर युवराज बिना कुछ कहे अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। समायरा वहीं खड़े होकर युवराज को जाते हुए देख रही थी, लेकिन अर्नव की नज़र कब से समायरा पर ही थी। युवराज के जाने के बाद समायरा अर्नव की तरफ मुड़ती है। अर्नव बिना कुछ कहे समायरा के करीब जाकर उसे गले से लगा लेता है। आगे की स्टोरी के लिए कल का इंतजार कीजिए।